आज की हमारी कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक पीड़ित महिला ने अपने हैवान पति को सबक सिखाया। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मैं सविता। मेरा जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे गांव मंडी में आदिवासी परिवार में हुआ था। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, मगर फिर भी मेरे पिता ने मुझे स्कूल पढ़ने भेजा। मैं अपने गाँव की पहली लड़की थी जिसने 10वीं कक्षा पास की थी। मेरी यह कामयाबी देखकर मेरे पिता ने मेरा एडमिशन शहर के स्कूल में करा दिया, जहां मैंने 11वीं व 12वीं कक्षा में पढ़ाई की। वह शहर मेरे घर से 7 किलोमीटर दूर था और आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण मैं रोजाना बस से भी नहीं जा पाती थी, तो मुझे पैदल जाना पड़ता था। इस जलती धूप में बहुत दिक्कत होती थी। मेरा भी सपना डॉक्टर बनने का था, परंतु आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह मुझे बहुत दूर दिखाई देता था। एक दिन कुछ लोग मेरे घर आए। देखने में बहुत अमीर घर के लग रहे थे। वह मेरे पिताजी से बोले, हमें आपकी लड़की पसंद है, हम इसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। मेरे पिता चौंक गए कि इतने अमीर लोग हमारे यहाँ हमारी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। वह ये भी कहते हैं कि हमारी एक लड़की थी, उसकी मृत्यु हो गई है, वह भी आपकी बेटी की तरह डॉक्टर बनना चाहती थी। हम उसकी इच्छा तो पूरी नहीं कर पाए, लेकिन आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाकर उसकी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। यह सब सुनकर मेरे पिता खुश हो गए और कुछ जाने बिना ही रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। ना उनका घर देखा, ना उनके बारे में कुछ अधिक जानने की कोशिश की, ना मेरी इच्छा जाननी चाहिए, बस शादी के लिए हाँ कर दिया। सगाई से एक दिन पहले सब रिश्तेदार जुड़े हुए थे। हम ठहरे गांव के पले बड़े। मेरे होने वाले पति अपनी बहन को मेरे पास लेकर आते हैं, तो मैं उनकी तरफ मुस्कुराकर राम राम करती हूँ, तो वो चिल्लाते हुए कहती हैं, ये कैसे लोग हैं, इनमें बिल्कुल तमीज ही नहीं है। हाय हेलो करना चाहिए और ये गांव के लोग राम राम पर अटके हुए हैं। उस दिन मुझे समझ आ जाता है यह परिवार मेरे लिए ठीक नहीं है, तो मैं शादी के लिए मना कर देती हूँ। तब मेरी ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, मुझे ज़्यादा दुनियादारी के बारे में पता भी नहीं था, पर इतना ज़रूर समझ आ रहा था कि यह परिवार जैसा बनकर दिखा रहा है वैसा है नहीं। मेरे मना करने के बाद मेरे परिवार व उनका परिवार दोनों मुझे समझाने में लग गए और कहने लगे, ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं, अब इन छोटी बातों से रिश्ते थोड़ी ना तोड़े जाते हैं। मुझे इस तरह से समझाया गया कि मैं सही और गलत में भेद ही नहीं कर पा रही थी और मैंने शादी के लिए हाँ कह दी। अगले दिन मेरी सगाई उस इंसान से हो गई जो इंसान के रूप में एक राक्षस था, और फिर 1 महीने बाद शादी के कुछ दिनों बाद मुझे वहाँ रहने के नियम बताए गए कि जैसे तुम्हें हमेशा सिर नीचे करके रखना है, डाइनिंग टेबल पर नहीं बैठना है, सोफे पर नहीं बैठना है, सबके खाना खाने के बाद खाना खाना है, और अगर खाना नहीं बचता तो दोबारा खाना भी नहीं बनाना है। उस समय न मेरी ज़्यादा उम्र थी न इंटरनेट, तो मुझे लगा ससुराल में शायद ऐसा ही होता होगा। कभी कभी तो वो जानबूझकर सारा खाना खत्म कर देते थे जिससे मैं खाना ना खा सकूं। मुझे कभी कभी तो 2 रोटियां साड़ी में दबाकर बाथरूम में जाकर खानी पड़ती थीं। मेरा पति अक्सर मुझ पर हाथ उठाता था। वह बाहर से आकर सीधा मुझे मारना शुरू कर देता था। ऐसा शायद ही कोई दिन जाता जब वह मुझ पर हाथ ना उठाता हो। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों करता था, पर मैं हैरान थी उन लोगों का असली रूप देखकर। यह वही लोग हैं जो मुझे देखने आए तो मीठी मीठी बातें कर रहे थे, और अब एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैंने अपनी नंद जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो कुछ दवाई हो तो दे दो। कुछ दिनों तक तो उसने मेरी बातों को अनसुना किया, फिर मुझे एक दवाई लाकर दी। जब मैंने वो खाई तो ना जाने मुझे क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता। बस जब मेरी आँख खुली तो मैं अस्पताल में थी। तब डॉक्टर से मुझे पता चला कि मैं पेट से हूँ और मुझे कुछ खिलाया गया था जिससे मेरी ऐसी हालत हुई है। मैंने अस्पताल से अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी कि मैं 4-5 दिन से अस्पताल में भर्ती हूँ। मेरे पिता और माँ वहाँ आ जाते हैं और फिर मुझे घर ले जाते हैं। मैं अपने पिता से कहती हूँ कि अब मुझे उस नर्क में नहीं जाना है, अब मैं यहीं रहना चाहती हूँ। मेरे पिता ने मुझसे ऐसे शब्द कहे जिससे मेरा हर रिश्ते पर से विश्वास उठ गया। उन्होंने कहा, अगर दुनिया के उल्टे बहाव में जाएगी तो डूब जाएगी। मैं समझ गई कि पिता मुझे दोबारा वहीं जाने को कह रहे हैं। मेरी माँ ने मुझसे कहा, अब तुम्हारा बच्चा होने के बाद सब ठीक हो जाएगा। मुझे माँ के शब्द थोड़े अच्छे लगे। कुछ महीनों बाद मैंने एक सुंदर लड़के को जन्म दिया, पर कुछ भी नहीं बदला। मेरे पति यूं तो सप्ताह भर घर नहीं आते और जब भी घर आते मुझ पर हाथ उठाते। 1.5 साल बाद मैंने दूसरे लड़के को जन्म दिया, पर फिर भी मेरी हालत वैसी ही थी। मैंने सोचा अब बहुत हुआ, इसे खत्म करते हैं, तो मैंने अपने बड़े व छोटे बेटे को सुला दिया
और अपनी एक साड़ी को पंखे पर लटकाया और गले में डालने ही वाली थी। तभी मेरी सास मुझे खिड़की से देख लेती है, बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है, जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तब मेरे दिमाग में आता है, मैं क्यों इन लोगों के लिए जान दे रही हूँ जिनमें दिल ही नहीं है। तब मैंने हर हाल में जीने की ठान ली। अब मैंने सोच लिया था, बस यहाँ नहीं रहना, यहाँ से जाना है। तब मैं अपने एक बहुत अच्छे मित्र के घर गई। वह बहुत अच्छे थे। उन्होंने मेरे BA व MA की फीस भरी थी। मेरे MA के दौरान मेरा पति यहाँ भी आ जाया करता था और मारपीट करता था। उसने वहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। अब मुझे अपने बच्चे भी पढ़ाने थे, इसलिए मैं अखबार में सरकारी नौकरी के इश्तेहार देखा करती थी। अब मुझे सिविल सेवा के बारे में पता चला। मैं उसकी तैयारी में लग गई। मैं अक्सर छत पर पढ़ा करती थी। मैंने UPSC प्री एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और फिर मेंस और बाद में इंटरव्यू भी निकाल लिया था। जब आदिवासी समाज का कोई व्यक्ति UPSC क्लियर करता है तो सरकार की तरफ से उसे 75,000 रुपये दिए जाते थे। मुझे भी दिए गए। मैं सही में उस समय बहुत खुश थी। अब कलेक्टर बनने के बाद भी मेरा पति मुझे टॉर्चर करता था। वह एक दिन मेरे पास आता है और कहता है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे पैसे दे। मेरे मन से अभी भी उसका डर नहीं गया था, इसलिए मैंने लोन लेके उसे पैसे दे दिए। पैसे लेने के बाद भी उसने मेरे साथ मारपीट की। मैं इस बात से भी डरती थी कि अगर समाज को पता चल गया कि मैडम को उनका पति मारता है तो मेरी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। लोग सोचेंगे कि जो मैडम अपना ख्याल नहीं रख सकती वो समाज का क्या रखेंगी। इसलिए मैंने वहाँ से अपना ट्रांसफ़र करा लिया। लेकिन वह वहाँ भी आकर ऐसा ही करता था। एक दिन मेरे सीनियर जो SP थे, उनसे मेरी अच्छी जान पहचान थी। मेरे चेहरे की परेशानी देखकर वो अक्सर पूछा करते थे। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उन्हें सब बता दिया। तो उन्होंने मुझसे कहा, अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगली बार जब वह घर आए तो मुझे फ़ोन कर देना। अगली बार जब वो आया तो फिर से मुझे मारने लगा। तभी मैंने SP सर को फ़ोन कर दिया। उसने फ़ोन करते हुए मुझे देख लिया था तो उसने फिर मुझे बहुत बुरी तरह मारा। तकरीबन 2 मिनट बाद ही वहाँ पुलिस आ गई। मेरे सिर, नाक, हाथ सबसे खून निकल रहा था। मुझे बाहर एक कुर्सी पर बिठाया और पुलिस ने उस राक्षस के साथ वो किया जिसका वो हमेशा से हकदार था। उसे पुलिस वालों ने बहुत मारा और फिर मैंने उसके व उसके परिवार के खिलाफ FIR कर दी। फिर उससे तलाक भी हो गया और आज मैं बहुत खुश हूँ और वो राक्षस भी आज जेल में है। इस कहानी के माध्यम से उन लड़कियों और महिलाओं को यह बताना चाहते हैं कि अगर आप लोगों के साथ किसी भी तरह की यातना हो रही है तो समाज को, परिवार को, रिश्तेदारों को देखकर मत सहिए। कोई भी आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। जो इंसान खुद की मदद नहीं करता उसकी तो भगवान भी मदद नहीं करता। आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।